26 मार्च 1991 साउथ कोरिया में इलेक्शन का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है। साउथ कोरिया के एक इलाके दिएजू में 6 लड़के जिनकी उम्र 9 से 13 साल के बीच होती है, वो सैलमेंडर के अंडे को देखने के लिए माउंट वॉरियोंग पर, जो कि यहाँ से 2 माइल की दूरी पर था, घूमने जाते हैं। ये बच्चे निकलते हैं सुबह के 9 बजे। अब 6 बच्चों में से एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है टी योंग। जब ये लड़के घूमने जा रहे होते हैं तब टी योंग ब्रेकफास्ट करना भूल जाता है, और जब 20 दिन में इसको भूख लगती है तब ये वापस अपने घर आ जाता है। अब बच्चे घूम रहे होते हैं, इधर इलेक्शन का दिन होता है, सभी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। तभी 5 लड़कों में से एक लड़का जिसका नाम चियो वोन था, उसके पिताजी को उसके ताइक्वांडो टीचर का कॉल आता है कि आपके बच्चे चियो वोन को यहाँ पर 1 बजे तक ताइक्वांडो क्लासेस में होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आया है। उसके पिताजी जिनका नाम था वू यंग यू, उसको चिंता होती है और वो उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। चिंता इसलिए होती है कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसके बच्चे ने कभी ताइक्वांडो क्लास मिस की है। जब वो सर्च करता है और सर्च करते करते उसको शाम हो जाती है, तो उसे पता चलता है कि सिर्फ उसका ही बच्चा नहीं, उसके अलावा 4 और लोगों के बच्चे भी मिसिंग हैं। मतलब 4 और 1 5 लड़के मिसिंग हैं। तो ये उन चारों के पेरेंट्स के पास जाते हैं और इन 5 बच्चों के पेरेंट्स मिलकर एक सर्च पार्टी बनाते हैं, ढूंढने के लिए एक खोजी दल बनाते हैं और बच्चों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। हालांकि बच्चे बोल कर गए थे कि वो सैलमेंडर के अंडे देखने जा रहे हैं किसी तालाब में, जो कि माउंट वॉरियोंग पर स्थित है। अब इनके लिए कंसर्न की चिंता की बात यहाँ होती है कि इस पाउंड के पास एक आर्मी का बेस होता है, जो कि इस माउंटेन के लेफ्ट साइड में होता है। तो इनका कंसर्न ये था कि अगर ये अंडे देखने गए होंगे तो ये श्योरली पाउंड के ऊपर गए होंगे, और पाउंड के ऊपर कैंप की शूटिंग रेंज थी, तो इनके मन में एक आर्मी का डर भी था। अब सर्च करते करते शाम हो जाती है, रात हो जाती है, लेकिन बच्चों का कोई पता नहीं चलता। आखिर में थक हार कर ये लोग पुलिस को कॉल करते हैं। अब पुलिस ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाती, कोई इंथुजियाज्म नहीं दिखाती। उनका यही कहना था कि बच्चे हैं, घूमने गए होंगे, आ जाएंगे। हालांकि ये बात थी 1991 की। उस टाइम बच्चे इंडोर एक्टिविटीज़ ना करके आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते थे। सुबह जाते थे, शाम को घर आते थे, कई बार पड़ोसियों के घर सो जाना, जैसे इंडियन कल्चर में भी होता है। तो साउथ कोरिया भी कोई अलग नहीं था, तो वहाँ भी इस तरह के कल्चर था कि बच्चे सुबह जाते थे, शाम को आते थे। तो पुलिस ने इस बात को ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं। अब ये लोग जर्नलिस्ट के पास भी गए, लेकिन जर्नलिस्ट लोग भी इलेक्शन में बिजी थे, तो उन्होंने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब पूरा साउथ कोरिया इलेक्शन में बिजी, कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं। थक हार कर ये लोग फ्रस्ट्रेशन में एक दूसरे को ब्लेम करने लग गए, एक दूसरे पर आरोप लगाने लग गए कि तुम्हारे बच्चे की वजह से हमारे बच्चे गए हैं, और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। कुछ दिन ऐसे ही बीते, 3 दिन हो गए सर्च करते हुए, किसी का कोई पता नहीं चला। चौथा दिन आता है, पेरेंट्स को एक कॉल आता है कि तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं, सभी के सभी सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी मुसीबत में हैं, और 2 बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं। वो आदमी सबको अपनी लोकेशन देता है और कहता है कि, और एक बहुत बड़ा अमाउंट बताता है कि वो पैसा लेकर वो आ जाए अगर वो अपने बच्चे को ज़िंदा देखना चाहते हैं। फैमिली वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, फैमिली वाले पैसा लेकर पहुंचते हैं। साइड में पुलिस उनका वेट कर रही होती है, बहुत ज़्यादा वेट किया जाता है, लेकिन कोई नहीं आता। अब ये आखिरी मोमेंट तक पता नहीं चला कि ये जो कॉल आया था ये किसी जेन्युइन बंदे ने किया था, किसी जेन्युइन इंसान ने किया था, या फिर ये सिर्फ एक फर्जी कॉल था। 1 हफ्ते बाद मीडिया में ये चीज़ सुर्खियों में आ जाती है और इस केस को नाम दिया जाता है मिसिंग फ्रॉग बॉयज़। अब जैसे जैसे ये केस साउथ कोरिया में सुर्खियों में आता है, हर कोई इनकी मदद करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि इनके बच्चे मिलें, और जो लोग डोनेशन देना चाहते थे अपनी तरफ से, उन सब ने डोनेशन दिया। अब धीरे धीरे ये बात प्रेसिडेंट को पता चलती है। अब चूंकि केस काफ़ी मीडिया में हाइप हो चुका था, तो प्रेसिडेंट को भी मजबूरन एक सख्त इन्वेस्टिगेशन के आदेश देने पड़े। उन्होंने लगभग 3 लाख पुलिस वालों को इस सर्च ऑपरेशन में लगाया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस को लगभग 500 से ज़्यादा लीड मिली, लेकिन सारी की सारी लीड किसी काम की नहीं थी। कई लोगों ने तो इनको प्रैंक कॉल करने शुरू कर दिए। इससे थक हार कर पुलिस के और हौसले पस्त होते गए। कई महीने बीत गए, और अगर अभी तक बच्चे को किसी ने मारा भी होगा तो शायद वो सबूत भी खत्म हो चुके होंगे।
पुलिस ने उस माउंटेन के आसपास लगभग 500 बार सर्च किया, लेकिन कभी कोई सुराग नहीं मिला। अब सारे फादर ने ये तय किया कि वो अपनी जॉब छोड़कर एक ट्रक किराए पर लेंगे और उससे साउथ कोरिया में वो एक सर्च ऑपरेशन चालू करेंगे। तो सारे पिताजी जो होते हैं 5 बच्चों के, वो अपनी जॉब छोड़ते हैं, एक ट्रक किराए पर लेते हैं, ट्रक के ऊपर अपने 5 बच्चों के फ़ोटो लगाते हैं और सभी लोगों से उन्हें ढूंढने की अपील करते हैं। और कस्बों में, शहरों में, गाँव में जाकर वो अपने बच्चों के पैम्पलेट बांटते हैं जिन पर बच्चों के फ़ोटो थे। कई जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हैं। इस बीच नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइंडिंग मिसिंग चिल्ड्रन एंड फैमिली के जो चेयरमैन होते हैं साउथ कोरिया के, ना जुबांग, वो भी इनके इस मिशन को ज्वाइन करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे मिल जाएं। कई लोगों को आर्मी पर शक था, लेकिन पुलिस ने आर्मी की कोई जांच पड़ताल नहीं की, ना ही उनके बेस की, ना ही उनके आर्मी के कैंप की, कहीं कोई जांच पड़ताल नहीं की गई। इस बीच एक आदमी अचानक से आता है और ये दावा करता है कि जिस दिन बच्चे गायब हुए थे उस दिन उन्होंने एक गोली की आवाज़ और बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आर्मी के कैंप में जाकर इस चीज़ की पूछताछ कर सके। इस बीच एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट किम जा वोन वो आरोप लगाते हैं कि इन बच्चों में से एक बच्चा जिसका नाम था जोंग सिल्क, उसके फादर इन सब के लिए जिम्मेदार है और उन्होंने ही बच्चों को गायब कराया है। और इसके पीछे वो लॉजिक देते हैं कि जिस दिन बच्चे गायब हुए थे उस दिन वो 3 घंटे के लिए गायब थे और वो इस बात का सही तरीके से कोई सफाई भी नहीं दे पा रहे हैं कि वो 3 घंटे के लिए कहाँ गायब थे। अब चूंकि किम जा वोन यूएसए से ट्रेन होके आए थे तो हर एक उन पर बिलीव करता था और हर एक के मन में आउटरेज था कि इस तरह से कोई कैसे कर सकता है। पुलिस के साथ काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी होती है और वहाँ पर क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट किम जा वोन कहते हैं कि बच्चों की लाशें जोंग सिल के फादर के घर में ही छुपी है। अब घर को खोदा जाता है लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। इससे पब्लिक गुस्सा हो जाती है, बहुत ज़्यादा बैकलैश होता है और फाइनली किम जा वोन को इस केस से दूर रखा जाता है। उसको एक सख्त हिदायत दी जाती है कि आप जब तक ये केस क्लोज नहीं हो जाए तब तक साउथ कोरिया में एंटर ना करें। धीरे धीरे लोग इस केस को भूलने लग जाते हैं। बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी अपनी पैसों की तंगी के कारण वापस से अपनी जॉब पर आ जाते हैं और सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लग जाता है। लेकिन 2 साल के बाद सन 2002 में 2 लोग पहाड़ चढ़ने के लिए माउंट वोरियांग पे जाते हैं। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उनको कुछ हड्डियों के टुकड़े और कुछ कपड़ों के टुकड़े देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर अब चूंकि ये केस भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो चुका था तो उनको एक शक हुआ कि हो सकता है कि ये बच्चों की हड्डियाँ हों। तब उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस आती है और फिर पुलिस चेक करती है और पुलिस यहाँ पर बाकी 5 बच्चों के रिमेन्स भी ढूंढ निकालती। लेकिन पुलिस यहाँ पर शक जताती है कि जिस दिन इनकी मौत हुई उस दिन ठंड काफ़ी थी, तो हो सकता है कि ये सब बच्चे ठंड से मर गए होंगे। लेकिन पता चला कि जिस दिन ये सब गए थे इन सब के पास गर्म कपड़े थे और उस दिन का तापमान 36 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जिसमें इंसानों की जान नहीं जाती। और अगर वो ठंड से चलो मर भी गए हों तो इतने सलीके से इन्हें दफनाया कैसे जा सकता है। आफ्टर ऑल अगर ऐसे कोई मरे तो लाश को इधर उधर कहीं पड़ा होना था, साथ ही कई गोलियों के शेल मिले थे पास में। लेकिन पुलिस ने आर्मी के सारे एंगल कंप्लीटली डिनाई कर दिए। इसके बाद में बच्चों के पेरेंट्स ने बच्चों को जलाया और इनकी राख को पानी में फेंक दिया, ये सोचकर कि बच्चे ज़िंदा रहते खेल रहे थे। हमें उम्मीद है कि मरने के बाद भी खेलेंगे और खुशी खुशी इस दुनिया से अलविदा लेंगे। तो दोस्तों थी आज की कहानी। मिलते हैं किसी नए दिन नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक इजाज़त दें। गुड बाय, शुक्रिया।